जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, इससे पहले हमने बात कर लिया है कि संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है और आज इसी के संदर्भ में हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने देखा कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक उसी प्रकार यह राज्य लोक सेवा आयोग भी एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, लोक सेवा के तहत हमने देखा कि संघ स्तर के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय स्तर के लिए यानी कि क्षेत्रीय स्तर के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो इसी से संबंधित हम ये राज्य लोक सेवा आयोग जैसे वहाँ देखे थे कि संविधान के भाग 14 में वर्णन किया गया है, यहाँ भी दोस्तों संविधान के भाग 14 में उसी के समानांतर राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद संख्या 315 से 323 तक में उल्लेखित किया गया है। यदि डायरेक्टली हम ये जानना चाहें तो लोक सेवा के बारे में संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद संख्या 308 से लेकर के 323 तक में चर्चा किया गया है, लेकिन वही संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की बात आए तो वहाँ कहेंगे कि अनुच्छेद संख्या 315 से लेकर के 323 तक में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ये राज्य लोक सेवा आयोग हमने पिछले वीडियो में थोड़ा बारीकी से समझ लिए हैं और यहाँ हम उसी से रिलेटेड ये कुछ टू द पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे या अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति और इनका पदावधि क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ तो देखे देंगे कि यह क्षेत्रीय स्तर का है यानी राज्य स्तर का है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब और आगे की कड़ी में देखें तो वैसे व्यक्ति नियुक्त हो सकते हैं जो मतलब आधे सदस्य वैसे नियुक्त हो सकते हैं इसमें जो 10 वर्षों तक एक अपनी सेवा में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और उसे कुछ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो, तो सरकार के माध्यम से इसे आधे सदस्यों को नियुक्त कर लिया जाएगा। और इसके अवधि की देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो भी मेंबर होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उनकी नियुक्ति होगी तो वो अपने पद धारण करने की तिथि से लेकर के 6 वर्ष तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। यदि इन 6 वर्षों के भीतर उनकी एज यानी कि उनकी उम्र यदि 62 वर्ष हो जाती है तो 6 वर्ष से पहले ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी 6 वर्ष से पहले ही पदमुक्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि इनके कार्यकाल को देखें, पदावधि को देखें, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र सीमा, इन दोनों में जो भी पहले हो उस आधार पर पद विमुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा नियुक्ति। अब दोस्तों और भी कुछ बातें हैं जो इस संदर्भ में देखने का है। यहाँ पर यह हुआ कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी कार्यकाल समाप्त करते यानी पूर्ण रूपेण अपनी कार्यकाल संपन्न करते हैं, अपनी सेवा पूर्ण रूपेण संपन्न कर देते हैं, तो इसके बाद वो क्या करेंगे? या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी अवधि समाप्त हो जाती है पूर्ण समय में, तो इसके बाद वो क्या करेंगे, किस पद के लिए दावेदार हो सकते हैं? तो इस संदर्भ में देखते हैं। यदि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वे यूपीएससी के अध्यक्ष होने के पात्र हो सकते हैं या फिर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होने के पात्र हो सकते, यही दोनों। इसका मतलब है कि क्या यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपनी कार्य अवधि को संपन्न करते हैं तो क्या पुनः वो अध्यक्ष रह सकते हैं? जी नहीं, वो फिर से उस पद के पात्र नहीं हो सकते, बल्कि वो पात्र होने के योग्य होंगे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो। और यदि
यदि बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो दोस्तों यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल संपन्न हो जाता है तो वे यूपीएससी के अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। यहाँ तो सदस्य देखे थे। यदि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है और उसका अवधि पूर्ण हो चुका है तो उसी राज्य का वो अध्यक्ष बन सकता है। तो क्या देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल संपन्न हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य होने का पात्र होगा या फिर उसी राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होने के पात्र होंगे। अब इसे हटाने की रीति देखते हैं क्या है, यानी कि हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों नंबर 1 कि यदि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको केवल कदाचार के आधार पर हटा सकते, यानी वो यदि भ्रष्ट हो या फिर उन पर कुछ आरोप है इसी के आधार पर हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और एक बात ये है, जैसे कि हमने वहां भी देखा था कि यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य के ऊपर कोई उस पर आरोप है, उस पर जांच चल रहा है, तो वहां देखे थे कि राष्ट्रपति तत्काल उसे क्या करेंगे, निलंबन करेंगे। तो यहाँ ठीक उसी के समानांतर कुछ अलग है, यहाँ राज्यपाल से कनेक्ट करेंगे। यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई जांच चल रहा है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का या फिर अध्यक्ष का के ऊपर चल रहा है, तो जिस समय जांच चल रहा है उस समय तक इसे निलंबन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। और जैसे ही ये निर्देश दे दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन आ जाता है, ये इंस्ट्रक्शन आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन निर्देश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, आदेश द्वारा उसे बर्खास्त कर देंगे, यानी उसे बर्खास्त कर देंगे राष्ट्रपति। तो यह देखें, सबसे पहले क्या देखें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि जांच चल रहा है किसी भी मेंबर या फिर उसके अध्यक्ष पर, तो राज्यपाल क्या करें, उसके सस्पेंड करेंगे, यानी कि निलंबन करेंगे। और यदि वही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह घोषित कर दिया जाता है कि वाकई में यह आरोपित है, तो वो क्या होगा कि राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा क्या करेंगे, इसको बर्खास्त करेंगे। याद रखिएगा, राज्यपाल बर्खास्त नहीं करेंगे। और क्या करेगा ये, यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष है तो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंप करके पदमुक्त हो सकते हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट देखे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष के हटाने की रीति क्या है, प्रकृति क्या है। अब दोस्तों भिन्न तरीकों से राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या फिर अध्यक्ष को। देखिए, यदि कोई भी सदस्य या फिर अध्यक्ष कहीं अन्य जगहों पर वेतन सहित किसी पद पर नियोजित है तो उस समय राष्ट्रपति आदेश द्वारा उसे हटाया जा सकता है। यदि वह न्याय सम्मत दिवालिया घोषित हो गया, यानी बैंकक्रप्टी घोषित हो गया है, दिवालियापन हो गया है, तो उस आधार पर उसे हटाया जा सकता है इस पद से। यदि किसी कंपनी का साझेदार बन गया है, यानी किसी कंपनी में उसका शेयर है, तो उस संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो उनको राष्ट्रपति आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि बर्खास्त किया जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति के नजरों में वह लग जाए कि यह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से ये इस पद को चलाने लायक नहीं है, ये अयोग्य है, तो उस अवस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसे अपने आदेश द्वारा हटा सकते हैं। तो यहाँ हमने यह भी देख लिया कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा किन तरीकों से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है। अब दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के कुछ कार्य देखते हैं और क्या शक्ति है ये देखते हैं, उसके पावर को देखते हैं। सबसे पहला नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग का यह काम है, यदि वह अपने राज्यों में लोक सेवकों की नियुक्ति करना चाहता है तो लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए वो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर सकता है। यहाँ हमने लिख दिया कि राज्य की सेवाओं में नियुक्त होने वाले जो भी लोक सेवक होंगे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा भी मामला है जिस पर सरकार को यह राज्य लोक सेवा आयोग मतलब क्या परामर्श देती है, सलाह देती है। क्या
कि यदि कोई लोक सेवक एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना चाह रहा है, उसके मामले में सरकार को सुझाव दे सकती है। इसके बाद यदि लोक सेवा में भर्ती का तरीका क्या है, भर्ती का कौन सा क्राइटेरिया है, इस संदर्भ में सरकार को परामर्श देगी कि हम फलाने आधार पर फलाने लोक सेवकों की भर्ती करेंगे। और इसके बाद देखें तो और कुछ मतलब इनके कार्य हैं क्या, कि यदि पदोन्नति करवाना है, यानी कि किसी भी लोक सेवकों का प्रमोशन होता है, उसके मामले में कुछ बातों को ये सरकार के सामने वो परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। शासकीय सेवाओं में रहते हुए यदि कोई प्रशासन चला रहा है, उस संदर्भ में यदि कोई घायल हो जाता है तो उस घायल होने की अवस्था में पेंशन आदि जो भी खर्च होता है, उस मामले में ये परामर्श देने का काम करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग सरकार को। और अनुशासनात्मक मामले से संबंधित, यानी कि अनुशासनात्मक ढंग से यह प्रक्रिया चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसी संदर्भ में सरकार को परामर्श देने का काम करेगी ये राज्य लोक सेवा आयोग। दोस्तों विधान और क्या काम करेगा, एक काम और करेगी कि यह राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट किसके सामने मतलब प्रस्तुत करेगी, तो ये करेगी राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल साहब क्या करेंगे, वो विधानमंडल में जिस राज्य में का लोक सेवा आयोग है उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। वही लिखा हुआ कि विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्यकृत राज्य लोक सेवा आयोग क्या करेगा, अपना वार्षिक मतलब प्रतिवर्ष प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ तो हमने मोटा मोटी यह देख लिया कि राज्य लोक सेवा आयोग का क्या काम है, क्या पदावधि है, क्या शक्ति है, इस संदर्भ में देखें। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक खाका तैयार किए हैं कि संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा या फिर लोक सेवा आयोग हो, अनुच्छेद संख्या 308 से लेकर के 323 तक हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको कहीं किसी परीक्षा में दिक्कत ना हो, किसी अनुच्छेद से संदर्भ में यदि कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम ना रहे। इसलिए हमने अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक जो कि लोक सेवा का प्रावधान कराता है संविधान में, उसके बारे में दिया है। आइए जरा देख लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 308 में कहता निर्वाचन, उसका प्रक्रिया क्या है, यदि लोक सेवा का प्रक्रिया क्या है उसके बारे में दिखाया गया अनुच्छेद संख्या 308 में। वही अनुच्छेद संख्या 309 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद संख्या 309 में कहा गया है कि संघ हो या फिर राज्य हो, इसकी सेवा करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे यानी कि जो भी लोक सेवक होंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया और उनके लिए जो सेवा शर्त जो कुछ है उसके बारे में उल्लेख करता हूँ अनुच्छेद संख्या 309। और 310 में जैसे वहां भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्त हो गया, तो अब क्या होगा, अब उनका कार्यकाल होगा कि कितने दिनों तक काम करेंगे। यानी 310 में क्या होगा कि संघ हो या फिर राज्य हो, इसकी सेवा करने वाले जो भी लोक सेवक होंगे उनकी अवधि यानी कि पदावधि क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, उसके बारे में क्या देखा। नंबर 1 अनुच्छेद संख्या 308 में देखा कि उसकी निर्वाचन किस आधार उसे लिया जाए। इसके बाद अनुच्छेद संख्या 309 में क्या देखे कि संघ हो या फिर राज्य हो, इनके सेवाओं में लोक सेवकों की भर्ती के लिए जो कुछ भर्ती प्रक्रिया है और उसके लिए जो सेवा शर्त है उसके बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद संख्या 310 में क्या देखा हमने कि जो भी लोक सेवक होंगे चाहे वो राज्य को या फिर संघ के हो, उनके लिए कुछ पदावधि यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जब कार्यकाल के बारे में बताया गया तो स्वाभाविक बात है कि उसको पदच्युत कैसे किया जाएगा, मतलब किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद संख्या 311 कहती है क्या कि संघ हो या फिर राज्य हो, इसके अधीन जो भी सेवा है उस हैसियत में जो भी नियोजित लोक सेवक हैं उनको पदच्युत करने का प्रावधान किया, यानी हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 311 में किया गया है। वही 312 में देखें तो 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवा के बारे में प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवा जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवा है, IAS, IPS एंड IFS, यानी कि अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा और अखिल भारतीय वन सेवा। तो ये हमने देखा। और दोस्तों 300 अनुच्छेद संख्या 312A का कहता है कि कुछ सेवा में अधिकारियों के लिए जो सेवा शर्त है उसमें परिवर्तन करने का, यानी संसद को शक्ति प्राप्त है कि परिवर्तन करने का क्या विनियम होना चाहिए, वो संसद को ही शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद संख्या 312 का एक कहता है। और दोस्तों 313 अनुच्छेद संख्या 313 में कहता है कि संक्रमण कालीन उपबंध किया जाए, कि संक्रमण काल में क्या कुछ किया जाए ये लोक सेवा की तरफ से, उसके बारे में अनुच्छेद संख्या 313 में कहा गया है।
अनुच्छेद संख्या 314 में क्या प्रावधान किया गया है, तो कुछ सेवा में विद्यमान जो अधिकारी है उसके संरक्षण के लिए क्या उपबंध किया जाए, उनके बचाव के लिए क्या उपबंध किया जाए, इसके बारे में अनुच्छेद संख्या 314 दिया गया। अब हम लोग देखेंगे लोक सेवा आयोग, उसी में संघ लोक सेवा आयोग और साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग, जो 315 से 327 तक देखेंगे। अनुच्छेद संख्या 315 में कहता है कि संघ और राज्य के लिए पृथक एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, यानी कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद संख्या 315 में किया गया है। अब वही बात है दोस्तों कि यदि गठन कर दिया गया तो उनका नियुक्ति कैसे होगा और पदावधि क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, सही बात है 316। तो 316 में वही देखेंगे कि संघ हो या फिर राज्य लोक सेवा वगैरह के जो भी मेंबर होंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, उनकी नियुक्ति और पदावधि क्या रहेगी, इसी का प्रावधान अनुच्छेद संख्या 316 में किया गया है। अब दोस्तों जब ये हो गया तो 316 में क्या होगा, फिर से वही बात कि हटाने का मतलब प्रतिबंध या फिर निलंबित करने का। अनुच्छेद संख्या 317 में है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है, फिर निलंबन किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। अब देखते हैं 318 अनुच्छेद संख्या 318 में बताया गया है कि जो भी आयोग के सदस्य व कर्मचारी वृंद हैं उनकी सेवा शर्त के बारे में विनियम बनाने की शक्ति क्या होगी। यदि संघ के लिए है तो संसद में शक्ति होगी और राज्य के लिए है तो ये विधानमंडल में शक्ति होगी, उसकी सेवा शर्त को किस प्रकार बढ़ाया जाए, तो ये हमने देख लिया। और दोस्तों यदि आगे और देखें तो अनुच्छेद संख्या 319 में कहता है कि आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसके सदस्यों द्वारा यदि सदस्यता नहीं रहता है तो उस संदर्भ में पद धारण करने के संबंध में मतलब प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी कि उसके पास अयोग्यता, अयोग्य है वह व्यक्ति इस पद पर रहने के लिए, तो उसे अयोग्य ठहरा करके उस पर क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, प्रतिषेध किया जाएगा। अनुच्छेद संख्या 319 था। और 320 में कहता है लोक सेवा आयोग के क्या कुछ कार्य हैं, उसके बारे में अनुच्छेद संख्या 320 कहता है। ठीक है, उसका भी कुछ कार्य है। जैसे कार्य हमने बता दिया था कि अपना प्रतिवेदन सौंपेगा, यदि संघ लोक सेवा आयोग है तो अपना प्रतिवेदन सौंपेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर संसद में समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि राज्य लोक सेवा आयोग है तो वह क्या करेगा, प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल विधानमंडल में देंगे, उस पर फिर प्रक्रिया शुरू होगी। अनुच्छेद संख्या 321 कहती है कि लोक सेवा आयोग के जो भी कार्य हैं उसे विस्तार करने की शक्ति का प्रावधान 321 में किया गया, यानी कि संघ स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी कार्य है उसे विस्तार करने का शक्ति है तो संसद को, और वही राज्य वाला बात करेंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य जो भी हैं उसे विस्तार करने की शक्ति है तो ये विधानमंडल में है। तो यहाँ पर हमने यह देख लिया। अब दोस्तों वही अनुच्छेद संख्या 322 देखें कि 322 में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 322 में लोक सेवकों का जो भी खर्च होगा, जो भी व्यय होगा, उसके बारे में प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद संख्या 323 में कहता है कि लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन सौंपने का काम करेगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग है तो अपना प्रतिवेदन की रिपोर्ट सौंपेगी राष्ट्रपति को, और राज्य लोक सेवा आयोग है तो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी किसके समक्ष प्रस्तुत करेगी, तो ये राज्यपाल को, और पुनः ये राष्ट्रपति है तो संसद के समक्ष रखेगी, और राज्यपाल है तो विधानमंडल के पटल पर रखने का काम करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अनुच्छेद संख्या 308 से लेकर के 323 के बारे में बताया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह मतलब वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और हम भी तरह तरह के वीडियो आपके बीच लेकर के आते रहेंगे, और जितना आप अपना हमें ढेर सारा सपोर्ट दे रहे हैं ठीक उतना ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और दोस्तों पुनः आपसे हम मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।